शुरू हो गया। तो बैठ आप लोग, ये हो गया राहुल। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जैसा कि पुराने समय से चलते आ रहा है, हम लोग दीप प्रज्वलित करके करते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगी और साथ ही हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विभागाध्यक्ष से मैं अनुरोध करना चाहूँगी। राहुल तैयार है? कोई बात नहीं। सर, यहाँ पे सरस्वती माँ की प्रतिमा रखी हुई है जो कि विद्या की देवी है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके उन पे पुष्पार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत आभार। और हिंदी विभाग के जितने भी बच्चे हैं, ज्ञानी, अतुल भैया, वो सब ख्याल रखेंगे कि किन्हीं को कोई असुविधा ना हो पीछे बैठने में। देखते भी रहेंगे कि किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? सर, एक एक करके सारे लोग पुष्प अर्पण करेंगे। बोलो बोलो। कर्मानंद आ रहे सर, आप पीछे क्यों हैं? आप आ जाए। ताली तो बजा दीजिए। हिंदी विभाग के बच्चे कब से इतना सुस्त होने लगे? विभागाध्यक्ष को देख के थोड़े ऊर्जावान होइए। उसको उठा दो चंदन, उसको उठा लीजिए। हाँ, क्या है वो? वीरेंद्र कुमार केमिस्ट्री विभाग के जो भी हैं, केमिस्ट्री इनके लिए प्लांट। ये शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। रंजना कुमारी इनको देने के लिए। पीजी वाला, ठीक है। अरे हम केवल नाम बुलाएंगे उतना, ये हाँ नहीं चलेगा। हाँ, रंजना कुमारी हम लिख। ओके ओके। श्रीधर सर, फोटो फ्रेम में आप ही आ जाइए। मैं एक बात बता दूं कि हमने हिंदी विभाग में शिक्षा के माहौल के साथ साथ एक अनाउंस कीजिएगा, दोनों आकर के अपना देंगे, तस्वीर खींचा। कुछ कितना है? क्या बोले? थर्ड सेमेस्टर, एमए थर्ड सेमेस्टर का और एमए फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे सर को तस्वीर, सर को भेंट देना चाहते हैं, वो आए वहाँ करके दें। ऐसा जो भी आपको सही लगे, ठीक है ना। तो ये 2 तस्वीरें और एक तस्वीर सर के लिए। क्या अंदर? अरे उनका है, क्या नाम है, दीपक जी। अभी हटिए हटिए हटिए। जो है अनाउंस
हो गया, सबने कर लिया। हाँ, तो अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम लोग बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका नाम लेती हूँ, डॉक्टर जितेंद्र वत्स, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले से आते हैं। मगध विश्वविद्यालय में लंबे समय तक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब सेवानिवृत्त होकर हिंदी साहित्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र वत्स एक उत्कट विद्वान और शोधकर्ता के रूप में ख्यात हैं। इन्होंने साहित्य की विविध विधाओं में विपुल रचनाएं रची हैं। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं, इनकी जो कहानी की पुस्तक है वो एक है क्रियाकर्म और सिंगारोदेव। भाषा संबंधी भी इनकी अनेक पुस्तकें हैं, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रभाषा हिंदी एवं व्याकरण, प्रयोजन मूलक हिंदी एवं सिद्धांत एवं प्रयुक्ति, हिंदी भाषा विविध आयाम। साथ ही समीक्षात्मक पुस्तकें भी इनकी प्रकाशित हो चुकी है, जिनका नाम है साठोत्तरी हिंदी कहानी, उपलब्धि और सीमाएं, साठोत्तरी हिंदी कहानी और राजनीतिक चेतना, हिंदी कथा साहित्य, मनन और मूल्यांकन। मैं सर से निवेदन करूंगी कि सर आप मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे दूसरे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर कर्मानंद आर्य सर, जो कि साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। और अभी सर की नई एक कविता संग्रह आई है, अभी तक 3 कविता संग्रह इनकी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें कि जो अभी आखिरी में भी कुछ दिन पहले लगभग एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुई है। और हाल के दिनों में सर की कविताएं पटना यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई हैं। मैं सर की कुछ रचनाओं से आपको वाकिफ करा देती हूँ। सर की जो प्रकाशित पुस्तकें हैं कविता संग्रह, वो एक है अयोध्या और मगहर के बीच, साथ ही एक है डरी हुई चिड़िया का मुकदमा। सर को पुरस्कार भी मिल चुका है, जिसमें कि बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा द्वारा बाबा दशरथ मांझी शिक्षा सेवा सम्मान 2021 से सम्मानित है सर। साथ ही साहित्य चेतना मंच सहारनपुर द्वारा प्रथम ओम प्रकाश वाल्मीकि पुरस्कार से भी सर सम्मानित हो चुकी हैं। साहित्य महापरिषद गया से आलोक सम्मान पत्र भी सर को 2018 में ही प्राप्त हो चुका है। सर के बारे में मैं बता दूं कि जैसा कि सर अभी मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, काफ़ी ज्वलंत मुद्दों को सर उठाते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, आप इनकी कविताओं को ज़रूर पढ़ें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी जो कि हमारे गार्जियन हैं इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक सर। सर आपके सेवा सानिध्य में हम लोग चलते कूदते रहे, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे हमारे ऊपर। साथ ही अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बीच में एक सर अभी उपस्थित है, वो है एक मिनट मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं देख लेती हूँ। वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र सर, केमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष। क्षमा करें सर, थोड़ी छोटा सा दिमाग है तो बहुत सारी चीज़ें याद करने में दिक्कत हो जाती है। सर मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित है अब बारी आती है हमारे विभागाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह सर की। सर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सर के बारे में बोलना इसलिए नहीं भूलती कि पिछले साल 1.5 सालों में हिंदी विभाग की जो गतिविधियाँ जिस रफ्तार से बढ़ी हैं, उसमें सर का पूरा योगदान है। बहुत या कम नहीं बल्कि पूरा योगदान है। जिस तरह से सर कभी नकारात्मक नहीं होते हैं, मैं एक कथन सर का हमेशा दोहराती हूँ और वो ये है कि सब होगा। सर कभी नकारात्मक नहीं होते। इस उम्र में सर से सकारात्मक होना मैंने ही सीखा है और सर के सानिध्य से ही हिंदी विभाग में शिक्षा का माहौल तैयार होने से लेकर के एक परिवार हमने बसाया है। आप कभी भी वहाँ आएंगे तो ये आप कभी भी खुद को हमसे अलग नहीं पाएंगे और आप सबों से अनुरोध है कि आप हमारे विभाग में ज़रूर आएँ। और दूसरी बात कि अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बाकी बातें बीच में होंगी। तो
सुषमा आ जाइए आगे। और भी माइक, ओके कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ होते रहती हैं। अभी मैंने देखा, मुझे नाम तो नहीं याद है, मैंने देखा कि बहुत सारी बहनें पीछे तैयार होकर बैठी हैं। तो जितने भी बहनें साड़ी में हैं वो, भैया आवाज़ बहुत तेज है, थोड़ा कम कर दीजिए। वो आगे आए आप लोग, पीछे से आइए आगे। हाँ अंबिका दीदी, ज्ञानी आप यहीं पे है ना? हाँ चलिए ठीक है। आप एक हाँ ज्ञानी निकाल दीजिए इसको। लाइए ज्ञानी, हाँ हाँ ले लीजिए, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगरबत्ती हटा लीजिए भाई। जल्दी रखो, प्लास्टिक अंदर एक रखो ना सुषमा, प्लास्टिक नीचे रखो ना। बोलिए और एक एक करके 4 मिनट में कुछ लेके आइए। वो भी एक एक करके, हाँ आप वो भी नहीं, वो नहीं, तो अतिथियों के सम्मान में मैं बाबाध्यक्ष से अनुरोध करूंगी कि उनको पुष्पगुच्छ और अंक वस्त्र देकर, और साथ ही हम लोग ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया से आते हैं और ऐसे में हम बुद्ध को नहीं भूल सकते, तो बुद्ध की प्रतिमा देकर उनका स्वागत करें। हाँ जाइए सुषमा, जाइए लेके। तालियां। तस्वीर जो है सरकारी हाँ सर, कर्मानंद आर्य सर को। हाँ सर कोई बात नहीं। कर्मानंद आर्य सर की तस्वीर प्राचार्य महोदय,
फर्टिलाइजर तस्वीर आ जाओ। प्रिंसिपल को देना है। हाँ, हमारे एक विभाग की छात्रा है अंबिका श्री, वो प्राचार्य महोदय के लिए कुछ तोहफा लेके आई है, वो भी उनको देंगी। आप आइए। एक पेड़ पौधा लाओ। हाँ जी, जंगल वालों के चक्कर है, गुलदस्ता के लाओ यार। होता है कोई टेंशन नहीं, ये गुलदस्ता देना रे। ना ना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं बोला। हाँ, तो कुछ पौधे हैं सर। अच्छा, ले जाइए। आ जाओ, लड़के हैं ना। सर एक काम कीजिए, उसको रखवा लीजिए, उनको दिया है वापस रख लीजिए, भिजवा लीजिएगा। हमें क्या तेरी बॉडी ले लीजिए, सुविधा होगी, तुम्हें वहाँ से हटा लीजिए। हाँ हाँ, संदीप भैया पानी लाइए, बोतल पानी ट्रे भी ले जाइए, कुछ और नहीं बोतल। हाँ हाँ हाँ, वो ना वो रंग दीजिए ना, साफ हो जाए। तो अब बारी आती है उस घड़ी की जिसकी हम हिंदी विभाग के शिक्षक छात्र बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आज का सम्मान भी हिंदी दिवस के अवसर पर हमने इसीलिए रखा है। और वो महत्वपूर्ण काम है हमारे विभागीय पत्रिका ज्ञान वर्तिका का विमोचन। तो इस नाम पर एक ताली तो बनती है। तो मैं आग्रह करूँगी, चलो ले जाइए कविता। ज्ञानी कहाँ गए? आइए लेके। हाँ आइए, पत्रिकाएं लेके आइए। और इस समय विभाग के शिक्षकों से सोनल पूर्णा मैम, अभय नारायण सर, गुरु बिहारी श्रीवास्तव सर और श्रीधर सर, आप सबों से अनुरोध करूंगी कि थोड़ी देर के लिए मंच पे आ जाए एक साथ सभी लोग। हाँ, सब लोग को तो ये हमारे लिए एक ऐसा कार्य है जिसमें हम लोग पिछले शायद 5-6 महीने से लगे हुए हैं, और उसका परिणाम ये पत्रिका है। और ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। कहते हैं कि जैसे ये पत्रिका छप के आई तो हम लोग की खुशी का ठिकाना नहीं था। और इसके लिए एक बार अपना विभागाध्यक्ष आनंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आग्रह करती हूँ कि आप इसका कवर हटा के जो भी है और शुभारंभ करें। ताली ताली ताली। इसके पीछे इसमें जिनकी रचनाएं छपी हैं वो सभी हमारे विभाग के छात्र छात्राएं हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप पत्रिका लेंगे और पढ़ेंगे। इनमें जिन जिन बच्चों ने अपनी रचनाएं दी उनकी रचनाएं इससे पहले कहीं प्रकाशित नहीं हुई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ लिख के दिया है और वो इस पत्रिका में छपी है। साथ ही
कि हमने इसको कैसे किया, या आज जो ये पत्रिका हमारे हाथ में है, इससे पहले और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने इसको निकालने के क्रम में अच्छी और बुरी यादें जो भी होती है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो ये है कि सबसे पहले तो श्रीधर करुणानिधि सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि ये पत्रिका निकालने का प्रथम ख्याल उन्हीं से बन गया है। तो श्रीधर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विभाग के सारे लोगों ने कह सकते हैं कि इसको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। किसी तरह की शिक्षा व्यवस्था में अराजकता की स्थिति भी बनी हुई है, न समय से परीक्षा न परिणाम, ऐसी स्थिति में अपनी सक्रियता बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे दौर में विभागाध्यक्ष ने इस विभाग के बच्चों को बांध के रखा, इसके लिए इस बार पुनः सर को बधाई और धन्यवाद। साथ ही सबसे पहले तो हमारे पास बहुत कम रचनाएं थी, क्योंकि लोगों से कैसे रचनाएं मांगी, वो कैसी रचनाएं देंगे, उनमें क्या छपने लायक होगा नहीं होगा। अंत में सबकी सहमति ये बनी कि बच्चे जो भी देंगे उनको पन्ने पे उठ लेना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इस पत्रिका में जिन जिन लोगों ने अपनी रचनाएं भेजी, विभाग के बच्चों ने, उनकी रचनाएं कच्ची पक्की जैसी भी हो, हमने उसको हूबहू उकेर दिया, ताकि कम से कम आगे के दिनों में उनकी सकारात्मकता बनी रहे। और विभागीय पत्रिका में ही नहीं, बल्कि देश दुनिया में जितनी भी पत्रिकाएं निकलती हैं उसमें वो अपना जगह बना सके। तो इसी के साथ कार्यक्रम के अगले पड़ाव में पहुँचते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास लोग भी बहुत हैं सुनने के लिए, सबको सुनेंगे हम। अब सबसे पहले स्वागत भाषण मैं अपने विभागाध्यक्ष आनंद सर से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के सम्मान में, उनके स्वागत में दो शब्द के सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया? हेलो, हाँ जी, धन्यवाद। और आज का दिन 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में संपूर्ण हिंदुस्तान वासियों को हिंदी दिवस की कोटि सा बधाई के साथ इस उम्मीद की भी रूपरेखा रखना चाहूँगा कि हिंदी के प्रति थोड़ी सी कमजोरी अपने भीतर रखें। बहुत समय नहीं लूँगा। हिंदी दिवस तो एक शुभ अवसर की मौके की तलाश थी हमें, जहां हम अपनी पत्रिका ज्ञानवर्तिका का अवलोकन कर सकें। और वो समय हमारे लिए आ गया। हम कितने खुश हैं इसको तो दिखला नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा प्रयास था कि बच्चों के भीतर जो भी रचनाएं, कला है, जो भी अभिव्यक्ति है, जो अनुभूति है, उसको वो शब्द रूप दे सकें। उन्हें कोई मंच नहीं मिल रहा था। उनके भीतर भी छटपटाहट होती है, लेकिन एक सार्थक मंच होने के बाद ही वो अभिव्यक्त हो पाती है। अन्यथा उसमें एक तरह की का संकुचन होता है, संकोच होता है, अभिव्यक्ति उनके भीतर नहीं रह पाती। आज का दिन हम लोगों ने माना कि ये शुभ दिन है, और मेरी योजना है कि आने वाले कल में हर साल 14 सितंबर के दिन इस पत्रिका का प्रकाशन होगा, और अपने पूरे स्वस्थ शरीर के साथ होगा। अभी तो ये जन्म ही लिया है, तो जन्म के बाद का क्या स्वरूप होता है वो आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों ये प्रौढ़ होता जाएगा, इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, इसकी चेतना बढ़ती जाएगी, इसका विस्तार बढ़ता जाएगा।
ज्ञानवर्तिका उस चंद भटके हुए छात्रों की योजना है। चंद भटके हुए छात्र मैं इसलिए कह रहा हूं, पार्ट 1 में मेरे यहाँ 167 एडमिशन है। बच्चे कितने हैं ये मैं जानता हूं। पीजी में मेरे यहाँ लगभग 80 के आसपास स्टूडेंट हैं। बच्चे मेरे पास कितने हैं ये मैं जानता हूं। आपको क्यों बताऊं? लेकिन चंद भटके हुए छात्र, जिसको मैंने कोशिश की कि वो अपना भ्रम भूलें, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करें, मेरे पास आए, अपनी बात रखें। कहा गया है 3 जगह कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक परिजन होते हैं, एक गुरुजन होते हैं और एक डॉक्टर होते हैं। झूठ बोलिएगा तो इलाज गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन में झूठ बोलना हो तो कहीं और जाइएगा, ये 3 जगह मत जाइएगा। गार्जियन से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल आपका उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। आज गया कॉलेज के इस सभागार में, जिसका नाम ही मुंशी प्रेमचंद है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए वो संसाधन दिया, समाज को वो मार्ग दिखलाया, जो पाठक पढ़ते हैं वही समझते हैं कि सामाजिक स्थिति क्या है और क्या होने वाली है। समाज के पूरे निर्माण की नींव वहां रख देते हैं प्रेमचंद अपने विभिन्न रचनाओं के माध्यम से। ज्ञानवर्तिका पत्रिका केवल हमारा प्रयास नहीं है, मेरा प्रयास नहीं है, हम सबका प्रयास है। इसमें हमारे छात्र अतुल भी हैं, ज्ञानी भी हैं, संदीप भी हैं, नमन भी हैं, पटेल भी हैं, शालिनी जिसको बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ, ये सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी नहीं दिखाई पड़ रहे। चलिए उनको भी आशीर्वाद देता हूं कि हिंदी की सेवा करें। आने वाला कल हिंदी आपके लिए वो स्वर्णिम अवसर लेके आए जिसे आप देखें, समझें और हिंदी को हिंदी मानें। स्वागत करता हूं आज के इस मंच पर सर्वप्रथम अपने अग्रज डॉक्टर जितेंद्र कुमार बस जी का। इनके विषय में कुछ भी कहना मेरे लिए अबुझ है। मैं इनको जहाँ तक जानता हूँ 32 वर्षों से तो कम से कम जान ही रहा हूँ। 32 का 42 वर्ष हो गए, 80 से जान रहा हूँ इन्हें। 42 वर्षों के अंतराल में जो मैंने इन्हें देखा, जो मैंने इनको समझा, जो जाना और जानेंगे, कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। ये साहित्य के वो नक्षत्र हैं जिन्हें प्रचार की भूख नहीं है। अपने को प्रकाशित करने की इनकी योजना नहीं होती। इनको प्रकाशमान इनके छात्र करेंगे और आने वाला कल इनको ढूंढेगा। दूसरे हैं कर्मानंद आर्य जी, इनका स्वागत करते हैं हिंदी विभाग की तरफ से प्रेमचंद सभागार में। अद्भुत है, चिंतन करने पर विवश कर देते हैं कि आखिर ये चेतना, ये विचारधारा कहां से आती है। विचारों का वेग किसी भी सामाजिक समस्या को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए लालायित रहती है। इनकी रचनाओं को अगर आप पढ़ें तो पाएंगे युग सत्य इनके भीतर एक क्रांतिकारी रूप लिए हुए है कि जिसको आपको समझना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर पढ़ने लगे तो समझना ही पड़ेगा। आज उनका स्वागत अपने विभाग की ओर से गया कॉलेज में
हिंदी विभाग करता है। और हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र बाबू हैं तो रसायन के। अब रसायन में कौन सी प्रतिक्रिया होगी, कौन सा केमिकल का लोचा कब किधर हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए उनका स्वागत हम करते हैं कि उन रसायनों को एक रस के रूप में प्रवाहित करें तो वो ज़्यादा आनंदित रहेगा। सामने बैठे अंग्रेजी विभागाध्यक्ष, पाली के विभागाध्यक्ष हमारे अंजनी कुमार, मेरे छात्र छात्राओं, सबका स्वागत है आज के इस विशेष दिन में जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाना पड़ता है, ये सोचने का विषय है, ये चिंतन करने का विषय है। एक ही बात को बार बार कहना कभी कभी उबाऊ हो जाता है, लेकिन आपके मन को झकझोरने के लिए उनकी तरफ इशारा भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपको सांस लेना है। अब मैं सबों का स्वागत करते हुए अंत में स्वागत करूंगा अपने उस गार्जियन का जिनकी स्थितियां बड़ी विकट है। निरंतर उतार और चढ़ाव, चढ़ना और गिरना, गिरना और चढ़ना शायद इनकी नियति बन गई है। मैं ऐसी शुभकामना करता हूं कि आने वाले कल में ऐसी स्थितियां न हो जिससे महाविद्यालय का विकास अवरुद्ध हो। आज के मंच पर मैं अपने गार्जियन प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोई अपरिचित नहीं है इनसे, इनकी परिस्थितियों से, इनकी स्थितियों से। ये तो देखने वाला यथार्थ है। हम तो यथार्थ ही कहेंगे कि जो दिखाई पड़ता हो। अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं है, सत्य की तलाश नहीं है। अब मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़े। रक्षिता अब आगे किनको बुलाएंगी कि अपने वक्तव्य के लिए आप लोगों का हृदय से स्वागत करता है हिंदी विभाग। बहुत बहुत आभार सर ने सभी अतिथियों का इतना अच्छा परिचय और उनके बारे में इतनी अच्छी बातें बताई जिसे शायद हम नहीं जानते थे। कार्यक्रम को अगले पड़ाव की ओर ले जाते हुए हम अब अतिथि वक्ताओं को सुनेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारे कॉलेज के गार्जियन प्रधानाचार्य महोदय को सुनेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब चाहे तो बात सच है, अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है ऐसे में कुछ भी कहना या सुनना हम विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ये असमंजस वाली स्थिति बन गई है। समझ नहीं आता है, घर से अलग दबाव, बाहर अलग दबाव, लेकिन दबाव केवल हमारे लिए नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर दबावों समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। तो मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो दो शब्द कहें। सब कहेंगे सर, जबान तो नहीं पड़ा। मोक्ष और ज्ञान की इस पावन धरती गया में अवस्थित इस प्रतिष्ठित गया महाविद्यालय की ज्ञान धरा पर आज हिंदी विभाग की ओर से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम
मैं विभागाध्यक्ष एवं हिंदी विभाग के छात्रों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया और हिंदी पखवाड़ा जो अभी चल रहा है इसको क्रियान्वित किया है। इसे अग्रसर करने में आपका योगदान है। यहाँ उपस्थित प्रतिष्ठित शिक्षक गणों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मीडिया कर्मी को भी काफ़ी अभिनंदन है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी, मैं तो संस्कृत का छात्र हूँ। संस्कृत हिंदी की जननी कही जाती है। लेकिन किसी भाषा में अगर विशेषता है तो उसकी सराहना होनी ही चाहिए। संस्कृत की अपनी विशेषता है, संस्कृत जननी है हिंदी की, लेकिन आज किस भाषा का विस्तार है यह आप देखिए। क्या संस्कृत वही संस्कृत है? क्या हिंदी जो प्राचीन हिंदी भाषा थी आज हिंदी भाषा की वही स्थिति है? नहीं, बिल्कुल विपरीत। संस्कृत जहाँ एक तरफ मृत भाषा के रूप में जाने लगी है, तो हिंदी का विस्तार न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी होने लगा है। आखिर संस्कृत के लोगों को भी और हिंदी के लोगों को भी इस पर चिंतन करना है कि आखिर यह दशा क्यों है, संस्कृत मृत क्यों है और हिंदी का विस्तार इतना क्यों हो रहा है, इतने साहित्य का सृजन क्यों हो रहा है। एक तरफ किसी भाषा में साहित्य रुक चुका है, थम चुका है, और दूसरी तरफ निरंतर धारा चल रही है, साहित्यों का सृजन हो रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? हिंदी की विशेषता है। हिंदी भाषा के लोग जो हैं सहज हैं, भाषा सरल है, सरलता के प्रति लोगों का ध्यान है कि हम हिंदी को सरल से सरल बनाएं। यह जनमानस, जन साधारण की अभिव्यक्ति का माध्यम हो, और जिस कारण यह हिंदी का विस्तार देखा जा रहा है। हिंदी व्याकरण की बात हम करें तो आजकल थोड़ी विडंबना देख रहा हूँ मैं हिंदी में कि लोग अनुस्वार न, आधा न जो होता है उसके बदले अनुस्वार को लोग भूल जा रहे हैं, चंद्र बिंदुओं को लोग भूल रहे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट आता है? संन्यास को, ऊपर के बिंदु को आप छोड़ दे रहे हैं तो उसका क्या उच्चारण हो जा रहा है? इन सब बातों को आज के छात्रों और शिक्षाविदों जो हिंदी में रुचि रखते हैं उनको समझना होगा। यह कहकर नहीं चलना होगा अरे चलता है, नहीं। आप संस्कृत को, हिंदी को संश्लिष्ट रखिए, लेकिन साधारण की भाषा भी साथ साथ रखिए। हिंदी की विशेषता क्या है? देशज, विदेशज, सारे तत्सम तद्भव, सारे शब्दों को इन्होंने आत्मसात किया है। संस्कृत ने नहीं किया आत्मसात। क्या हुई उसकी हालत? देव भाषा बनकर रह गई। तो आपको अगर चलना है, समाज के साथ चलना है, समाज की संवेदनाओं के साथ चलना है, तो भाषा को उसके अनुसार चलना होगा, उसके अनुसार ढलना होगा। वह गति हम हिंदी में देख रहे हैं। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो ये हिंदी के प्रति जिनका भी समर्पण रहा है, कई महान लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, दिनकर जैसे कवि हुए हैं, तो
मैं पुनः हिंदी विभाग को ज़्यादा विस्तार नहीं लेता हूँ, क्योंकि अन्य लोगों को भी बोलना है और मुझे भी थोड़ा ऑफिस में काम है। तो मैं पुनः हिंदी विभाग को बधाई देता हूँ। आज जो इन्होंने ज्ञानवर्तिका पत्रिका का विमोचन किया है, यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और यह विभाग को उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाने का कार्य है। यह आगे भी हिंदी विभाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, यह मेरा विश्वास है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंदी दिवस, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातें बिल्कुल हम छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी थी कि किस तरह से हम जिस भाषा को पढ़ते हैं उसकी छोटी छोटी त्रुटियों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये हिंदी विभाग के बच्चों के लिए शायद आपने एक मूल मंत्र दिया है कि छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने की आज़ादी हमें तो कतई नहीं। इसके बहुत बहुत आभार सर। अब हम केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कर्मानंद आर्य सर को सुनेंगे। सर आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, और एक निवेदन भी है सर कि अपने वक्तव्य के अंत में अपनी 2 कविताओं का पाठ जरूर हमें बहुत बहुत सबको सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस महाविद्यालय परिवार के मुखिया प्रोफेसर दीपक सर, इस विभाग के मुखिया आनंद सर, जिनका नाम में आधा नाम मेरा भी है, कर्मानंद में आनंद थोड़ा सा जुड़ता है। थोड़ी सी अपोजिट चीजें हैं कि सर का नाम यथा नाम तथा गुणा जैसे बोलते हैं, जैसा सर का नाम है वैसे गुण भी हैं, बहुत जॉली नेचर के हैं। मैं सर से 4-5 मुलाकातें मैंने की हैं, हमेशा बहुत एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। सर आपका धन्यवाद। जितेंद्र वत्स सर से 4-5 सालों से मिलना जुलना है, हिंदी के बहुत यशस्वी रचनाकार हैं। वीरेंद्र सर इस विभाग के जो सहायक प्रोफेसर हैं, साहब प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से अभय नारायण सर हो गए, सोनू अन्नपूर्णा मैडम हो गई, गोलोक बिहारी सर हो गए, और जो विद्यार्थियों में जीवंतता बनाए रखने का निरंतर काम कर रहे हैं श्रीधर करुणानिधि सर। मित्रों, इस सभागार में उपस्थित अन्य संकायों के सदस्यगण, अतिथिगण, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, सर बताओ, मेरा बिहार में आना लगभग 11 साल से, मैं बिहार 11 साल पहले आया और गया में आए हुए 8 साल हो गए। हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बहुत नए लोग आए थे, बिहार के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, और पटना से जब गया हम लोगों का ट्रांसफ़र हुआ तो हिंदी विभाग में लगभग जो विद्यार्थी हमारे यहाँ आए उनमें से ज़्यादातर विद्यार्थियों की संख्या गया कॉलेज के विद्यार्थियों से थी। और धीरे धीरे जब यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ की सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आई तो पता चला कि इस जनपद का सबसे अच्छा कॉलेज जो है वो है गया कॉलेज। तो देखने समझने की हमेशा ही इच्छा बनी रहती थी। यहाँ पर कई उपक्रमों में हम लोग आए, ज़्यादातर तो चुनाव की ड्यूटी जब लगती थी तब गया कॉलेज को ठीक से देखने का मौका मिला, लेकिन रचनात्मकता से जुड़ने का भी अवसर यहाँ पे रहा। मैं सबसे पहले इस विभाग में सोनू अन्नपूर्णा मैम से एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी, फिर और लोगों से मुलाकात होती रही। श्रीधर करुणानिधि जी उन दिनों प्रशासन में थे, उन्हीं के एक साथी योगेश जी हमारे साथ थे, उनकी अक्सर चर्चा करते थे। अच्छे रचनाकार हैं। ये तो अतीत है साथियों। बहुत बड़ी बात है कि पिछले 2 सालों से, 1.5 या 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि गया कॉलेज की जो सक्रियता बढ़ी है, जो रचनात्मकता बढ़ी है, जो आप लोगों का योगदान है। जब हमारे यहाँ विद्यार्थी बहुत सारे आते थे और हम लोग पूछते थे कि बाबू गया कॉलेज तो शहर में है, आप वहाँ एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं,
तो कहते थे सर कि हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे यहाँ कक्षाएं थोड़ा कम चलती थी, उस तरह का परिवेश नहीं मिल पाता था, हम लोग चाहते थे कि थोड़े और ज़्यादा कक्षाएं चलें और ज़्यादा सीखने का। लेकिन अब यह भी सवाल नहीं रह गया, इतने अच्छे प्राध्यापक, इतने अच्छे माहौल में आप लोग लिख पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। संस्कृत की एक सूक्ति है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, यानी कि जो सत्य होता है, जो ओरिजिनल चीजें होती हैं, जो ज्ञान होता है, उसके ऊपर हमेशा एक आवरण चढ़ा रहता है और उस आवरण को हटाने पर हमें नई नई चीजें प्रकाशित होती रहती हैं। ये जो शिक्षा के मंदिर हैं, यहाँ पे ज्ञान, हम लोग केवल शिक्षा या अक्षर ज्ञान या किताबों के बारे में पढ़ने नहीं आते हैं, बल्कि वहाँ की जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, वह गतिविधियाँ हम लोगों को हमेशा जीवंत बनाती हैं। जैसे घोड़ा होता है, आप सब लोगों ने लगभग टमटम देखा होगा। टमटम नाम की एक सवारी पहले चलती थी, घोड़े से चलती, गया में कभी कभी अभी भी मुझे दिखती है। उसमें क्या होता है कि घोड़े के आंख के दोनों तरफ ऐसे पट्टी बांध दी जाती है। उसका कारण होता है कि वो पट्टी बांधने से होता है कि घोड़ा जो होता है वो एकदम सीधी दिशा में चले, इधर उधर भटके नहीं। मित्रों, जो शिक्षा बहुत हद तक हमें उस घोड़े के पट्टे के बराबर होती है, लेकिन उससे बियॉन्ड, अगर घोड़े को यह स्वतंत्रता मिल जाए कि वो चारों तरफ देखे, चारों तरफ सोचे, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, लेकिन अगर वो चारों तरफ देखता है, चारों तरफ सोचता है, उसका दिमाग चारों तरफ चलता है, तो वह उसके व्यक्तित्व विकास के लिए, उसके दुनिया में सोचने के ढंग के लिए, यानी कि केवल सिर्फ स्ट्रेट नहीं सोचना है, सीधे नहीं सोचना है, बल्कि अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग दिशाओं में अगर हमारी सोच जाएगी तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और ये जो रचनात्मकता है, ये शिक्षण जब आप कर रहे होते हैं, आप जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं होती हैं जो हम एक दूसरे के बहुत क्लोज आ पाए, एक दूसरे के बहुत करीब आ पाए। कई बार होता है प्रोफेसर वक्तव्य देके चले जाते हैं, विद्यार्थी जाता है, घर पे पढ़ता है, उसका चिंतन मनन करता है, लेकिन वो बहुत एकांगी रिश्ता बनता है। एक ऐसा समय आता है जब आप सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी करते हैं और इस तरह की पत्रिकाओं से, आज के जमाने में आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, आपके पास दूसरे साधन हैं, लेकिन आपके पास सुकून नहीं है, आपके पास अपना स्पेस नहीं है। आप 24 घंटे में वो समय ढूंढते हैं जब आपको लगता है कि आप अपने लिए जी रहे हो। कभी आप गाते हैं, कभी आप लिखते हैं। एक रचनाकार के तौर पर जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, किसी चीज से बहुत ज्यादा व्यथित होता हूँ, तो मैं बैठ के कुछ लिख लेता हूँ। लिखने के बाद सुकून मिलता है, आत्मतोष मिलता है, और वह लिखा जब जनता तक चला जाए, लोगों तक चला जाए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इस विभाग में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत सारे रचनात्मकता से भरे हुए लोग हैं, लेकिन मैंने ट्विंकल ललिता की कहानी पढ़ी। उस कहानी के हंस कथा सम्मान अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और मैं अलग अलग पत्रिकाओं में, अलग अलग अखबारों में देख रहा हूँ कि उस बच्ची के साथ इस कॉलेज का नाम भी जुड़ करके बहुत ज्यादा कॉलेज को भी ख्याति मिल रही है। इतनी कम उम्र में इस तरह की फ्रॉड कहानी लिखना बहुत आसान बात नहीं है। जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह की निर्मितियां, जिस तरह का समाज है, उस संवेदनशील विषयों पर इतनी गहराई से जाकर के, नैतिकता के बहुत सारे सवालों को ताक पे रख करके, जो कहानी, जो मूल, जो स्त्री विमर्श की मूल जहां से पैदा होती है वो चीजें, कि एक लड़की क्या सोचती है, एक छोटा बच्चा क्या सोचता है, और वो जो उसके अंदर विद्रोह की आग होती है वो कैसी होती है। जब आप वहां से सोचना शुरू करते हैं, और उतना सोचते ही नहीं है, निश्चित तौर पर इस बच्ची ने जब कहानी लिखी होगी तो आप सबका जरूर उसमें बहुत सारा योगदान रहा होगा। उसने जरूर आपसे पूछा होगा, आपसे जरूर राय मशवरा किया होगा, या उसने, हो सकता है उसने बहुत सूक्ष्म तरह से अन्वेषण किया हो, देखा हो, और उसको अंकित किया। ये राष्ट्र के स्तर पर इस कॉलेज का नाम ख्याति करने वाली, मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि इस ज्ञान पत्रिका नाम की पत्रिका के वो संपादक भी है, प्रधान संपादक यहाँ विभाग के सब लोग हैं, तो इसलिए मैं एक उदाहरण देके, आप में से सबके भीतर वो रचनात्मकता है,
और ये वह समय है जब आप अपने भीतर की उस आग को, उस रचनात्मकता को एक स्पेस दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं इस बच्चे के लिए, ये बहुत आगे जाए। और आप सबके लिए यह सुअवसर है कि आप भी देखिए, अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता है, अच्छा और बुरा सापेक्षिक होता है। कोई मेरे लिए अच्छा हो सकता है आपके लिए अच्छा ना हो। अच्छा बुरा किसी के लिए परमानेंट नहीं है। कई बार होता है हमारे ज्ञान की सीमाएं होती हैं और उस स्तर पर जा करके हम लोग उसको ध्यान चिंतन मनन कर पाते हैं। ट्विंकल दक्षता की तरह हो सकता है कि आपके भीतर भी कोई ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी या ऐसी कोई विद्या बैठी हुई हो जिसको आप उजागर कर सकें। और उसके लिए जो सबसे मुफीद अवसर है, आपने प्रेमचंद सभागार के हिंदी दिवस के अवसर पर आप ये जो कार्यक्रम इस पत्रिका का लोकार्पण कर रहे हैं। पत्रिका अनियतकालीन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये पत्रिका अनियतकालीन नहीं होगी बल्कि नियतकालीन निकलेगी और आपकी रचनात्मकता और उस ऊर्जा को प्रेरित करेगी। ये जो चीजें दिख रही हैं इस देश के लिए, इस शहर के लिए, सर हिंदी के बारे में कह रहे थे, हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। लोग कहते थे कि मैंडारिन इस दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन मित्रों अगर हिंदी की बोलियों को मिला लिया जाए तो उन बोलियों के साथ मैंडारिन से भी ज्यादा बड़ी संख्या में अब हिंदी पहुंच रही है। और एक और अच्छी खबर है हिंदी के लिए, जिस हिंदी दिवस को हम लोग अपनाने, अभी तक की जो शिक्षा पद्धतियां हमारे साथ थी उसमें हम अक्सर गुलामों की भाषा में, भाषा की अपनी एक राजनीति है, यहाँ के सब विद्वान सुधीजन जानते हैं। राजाओं की जो भाषा होती है, शासकों की जो भाषा होती है, या रोजगार की जो भाषा होती है जिसमें लोगों को अवसर ज़्यादा होते हैं, लोग उसको पढ़ना पढ़ाना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है वहाँ पे जब आप अपनी भाषा में सोचना शुरू करेंगे, जन भाषाओं का विकास करेंगे, अपनी जो बात आप अपनी भाषा में, अपनी माई बोली में जो बात आप सोच समझ सकते हैं वो कभी भी आयातित भाषा में आप नहीं सोच समझ सकते। और ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि कोई भी भाषा अपने आप में महान नहीं होती है। सर ने कहा कि संस्कृत जैसी भाषा को लोग मरी हुई भाषा मान रहे हैं। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। भाषाएं कभी मरती नहीं है, भाषाएं कभी पैदा नहीं होती, बल्कि भाषाओं का विकास होता है। अगर मेरे से कोई पूछे कि हिंदी ज़्यादा पुरानी है, कि मगही ज़्यादा पुरानी है, कि भोजपुरी ज़्यादा पुरानी है, तो मित्रों मेरे पास कोई टूल नहीं है जिससे मैं पता लगा सकूं कि ये भाषा ज़्यादा पुरानी है और ये भाषा ज़्यादा नहीं है। भाषा ये अपनी राजनीति होती है। लेकिन जो देश, चाहे वो जापान हो, चीन हो, रूस हो, बहुत सारे देशों ने जिन्होंने अपनी भाषा में सोचा, उन देशों ने ज़्यादा उन्नति की। और अपनी भाषा में सोचने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का, एक बहुत बड़े लोगों का जुड़ना उसके साथ। हिंदी का संवर्धन, संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी के साथ, वो सबकी जिम्मेदारी बनेगी। वो मुझे दिन याद आते हैं, आर्य सामाजिक पृष्ठभूमि में उन दिनों हिंदी जब खड़ी बोली का विकास हो रहा था तो बहुत सारे चंद्रकांता नाम के उस उपन्यास को, देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी ताकि वो उस किताब को पढ़ सके। ये ताकत है किसी रचनाकार की। तो आपके भीतर बैठा हुआ वो रचनाकार, आपके भीतर बैठा हुआ वो मनुष्य, ये जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, जो नए रचनाकार आ रहे हैं, पुराने को तो हम लोग पढ़ते ही हैं, पुराने रचनाकारों के साथ जो नए रचनाकारों को स्थान देने का काम है वो इन पत्रिकाओं का काम है। और ये जो पत्रिका ज्ञान पत्रिका है, किसी महाविद्यालय परिवार से निकलने वाली ये दिल्ली स्टाइल की पत्रिका मुझे स्वतंत्र दृष्टि में लगी। इतना बढ़िया, मैं अभी पत्रिका के पढ़ तो नहीं पाया हूँ, बस एक बार वहाँ बैठे बैठे मैंने नजर घुमाई। बहुत सुरुचिपूर्ण आलेख है और जिसका लेआउट है, कहते हैं ना होनहार बिरवान के होठ चीखने पार, इसका लेआउट ही इतना सुंदर है। निसंदेह इसके जो अंदर जो इसकी रचनाएं हैं, जो आप सबकी अभिव्यक्तियां इसमें हैं, बहुत अच्छी होंगी। मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, इस पूरे विभाग को, इस महाविद्यालय को। मैं जानता हूँ कितनी मेहनत लगती है एक किताब को या एक पत्रिका को निकालने में। निसंदेह आपने दिन रात एक किया होगा और उसके बाद ये रचनात्मकता आपकी बाहर आई है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जो कि बच्चे ने अनुरोध किया था, मैं एक या दो कविताएं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
मैं चूँकि इस समय बिहार में हूँ, गया में, और गया का फिलहाल के दिनों में पिछले कुछ वर्षों में बाबा दशरथ मांझी के नाम पर इस शहर को लोग जानने लगे हैं। जो हमारा पौराणिक महत्व था वो तो है ही, रचनात्मक महत्व के तौर पे तो उन पर लिखी हुई मैं अपनी कविता सबसे पहले सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दशरथ मांझी। रास्ता राजा नहीं बनाता, रास्ता प्रजा नहीं बनाती, रास्ता सेनाएं नहीं बनाती, रास्ता बनाती है हृदय की टीस। उड़ते हैं हाथ तो बनता है रास्ता, मिलते हैं हाथ तो बनता है रास्ता, उड़ती है हवा तो बनता है रास्ता, रास्तों का इतिहास बनाता है रास्ता। किसी दशरथ मांझी के खून में बैठा होता है एक दलित, जिसे अक्सर लोग कायर समझते हैं, वह बनाता है रास्ता। एक नहीं 1000 रुपये दबाओं के लिए खोल देता है जाने कितने अवसर। हथौड़ा उठाता है एक बिहारी, तोड़ता है सामाजिक जगत, सोच तोड़ता है पूरी रात, ठंडी करता है जाके गर्मियां अपने खून मिश्रित पसीने से। उसकी प्रियतमा का पांव है उसका गांव, उसकी प्रियतमा का खेत है उसका मन, उसकी प्रियतमा का आंचल है उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। वह बनाता है हर रोज एक रास्ता अपनी उस प्रियतमा की याद में। वह ढूंढ कर काटता है पत्थर, घास से नहीं हृदय से ऊंची गणितियों से। वह लिखता है रोज एक नाम, समुद्र में तैराने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए। उसके खोदे हुए पत्थर से निकलता है पानी, उसके खोदे हुए पत्थर से निकलता है पानी, उसके खोदे हुए पत्थर से निकलती है आग, फिर निकलता है एक रास्ता, फिर निकलता है एक रास्ता। एक दूसरी कविता सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है इस बार नहीं बेटी। मैं तुम्हें प्रेम की इजाजत देता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम की इजाजत देता हूँ और कामता हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभवों से अपने जीवन की सबसे अमूल्य निधि तुम्हें भी मिलनी चाहिए। देखता हूँ तुम तल्लीनता में खोई रहती हो, निश्चित तौर पर प्रेम बढ़ाएगा तुम्हारा अनुभव। तुम चाहो तो जी भर के प्रेम करो, प्रेम करो इसलिए नहीं कि प्रेम पूजा है, प्रेम पर टिकी हुई है दुनिया। इसलिए क्योंकि सबसे बुरा अनुभव मिल सकता है प्रेम से, मिल सकता है रूठने मनाने का हुनर, जिसने सीखा है अपने अनुभवों से। बेटी, जिसने सीखा है अपने अनुभवों से, वह जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकता, कभी टूट नहीं सकता टूटने मनाने वाले का घर। प्रेम कहने के लिए बुरा है, प्रेम कहने के लिए बुरा है, जबकि अच्छाई का सोता वहीं से टूटता है। प्रेम प्रयोग की वस्तु है, प्रेम कराओ और बताओ अपनी सहेलियों को, अपनी माँ को बताओ अपनी मूर्खताएं। वह सब करो जो किया है मैंने, जो मैंने जिया है तुम भी जी सकती हो, जो मैंने जिया है तुम भी जी सकती हो। पर सीखना अपनी माँ से, वह प्रेम में हार कर सब हार गई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप सबका हृदय से आभारी हूँ, शुक्रिया। तो सर आपको सुन रही थी तो केवल सुन ही रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था सर, एक धुन बज रहा था कानों में। तो आपका बहुत बहुत आभार सर। अभी भी आपकी कविता की आखिरी पंक्ति कानों में गूंज रही है। बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, गुजारिश है कि प्रेम करना सीखिए, दुनिया की सारी अच्छाइयों का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। प्रेम का अर्थ बहुत विस्तारित होता है,
प्रेम जितना विस्तार कहीं नहीं है। ये बात कहने की नहीं, समझने की है। इसके बाद मैं केमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष सर आपसे अनुरोध करूँगी कि आप आए और बच्चों के जो हमारे भाषा नहीं भावना है हिंदी, अखंड भारत की आत्मा है हिंदी। आज हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामना। ये बात सही है। पहले हमारे मुख्य आगंतुक अतिथि जितेंद्र बाबू बख्श जी और मेरे प्राचार्य, हम लोग के महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर दीपक बाबू, आनंद बाबू, जो विभाग को सदा आनंदित रखते हैं, और इनके साथ और एक कर्मानंद जी और आनंद स्क्वायर हो गए। तो आज तो और आनंदित होने वाली बातें हैं। सबके साथ साथ इस महाविद्यालय और इस विभाग के होनहार छात्रा जिसके नाम में अंग्रेजियत है। हम लोगों ने बच्चों को पढ़ते सुना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो नाम में अंग्रेजियत और गुण में हिंदी, तो इसको बधाई देता हूँ। और इसके पालन पोषण करने वाले, यहाँ तक पहुँचाने वाले गार्जियन यहाँ हैं, नाना नानी, मैं उनको भी अपनी ओर से सदैव नमन प्रणाम करता हूँ। कैसे होनहार बच्ची को आपने पाल पोस कर बड़ा, भगवान करे बहुत आगे बढ़ेगी। और इन सब के साथ मैं प्राचार्य से एक आग्रह करूंगा कि महाविद्यालय के लगभग सभी विभागों में शैक्षणिक वातावरण मृत प्राय है, और उसमें भी अगर इतने सैकड़ों छात्र यहाँ एकत्रित हो गए हैं, ऐसे कार्य की सराहना होनी चाहिए। और किसी भी कार्यक्रम में आजकल अर्थ जरूर जुड़ा हुआ है, बिना अर्थ का कोई काम हो नहीं सकता। तो मैं प्राचार्य महोदय से शिक्षक संघ के कुछ दायित्व होने के कारण अनुरोध करूंगा कि ऐसे कार्य करने वाले विभाग को कुछ अलग से आप आर्थिक मदद भी करें, तभी। मैं तो इधर सर ने बोला कि रसायन शास्त्र में कहीं रिएक्शन नहीं कराते। जब से मैं क्या बोलूं अपनी शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को, जब पढ़ता था, पढ़ते समय जितना हम लोग के हाई स्कूल में प्रयोगशालाएं दुरुस्त थी, जितना प्रैक्टिकल किया, शिक्षक बनने के बाद बच्चों को कराने का मौका नहीं मिला। मैं साल भर पिछले जुलाई से विभागाध्यक्ष का कार्यभार संभाला हूँ। प्राचार्य महोदय को तीसरी बार सूचना दिया कि मेरे यहाँ कोई भी प्रयोगी कक्षाएं संभव नहीं है, इसलिए कि न तो गैस है, पहले गैस प्लांट चलता था, अब कॉमर्शियल सिलेंडर है, न एक सिलेंडर भरा है। मॉडिफिकेशन जब हमारे विभाग में हो रहा था, सौंदर्यीकरण, तो उस समय मेरे विभाग का सारा गैस कनेक्शन, पाइप, वाटर कनेक्शन सब टूटा हुआ है, डिस्कनेक्ट।
कोई कार्य हम करा नहीं सकते, इसलिए अभी चिंता नहीं करें, रसायन की प्रतिक्रिया नहीं होगी। ये आनंद बाबू को आश्वस्त करता हूँ। और मुझे विभाग में इतने बच्चों से भेंट हो जाए कि 12 गण केमिस्ट्री में बच्चे तो बहुत हैं, इनसे ज़्यादा सीटें हैं, 250 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, 60 को MSc। और अभी तो जो स्थिति है 4 पार्ट 1 हो गए, तो 4 पार्ट 1 को 250 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1000 विद्यार्थी तो मेरा पार्ट 1 के। आज ही मेरा क्लास था पार्ट 1 में 1 विद्यार्थी आए, तो मुझे लगा कि हम लोग तो स्टेशन पर जो होटल वाला खड़ा यात्री को देखता है, जरा सा उसके तरफ ताके, आइए 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 हमारे यहाँ आइए, वही स्थिति है कि कोई 2 को बच्चा आ जाता है तो हम लोग दौड़े दौड़े क्लास में जाते, भैया आओ, बड़ा कृपा किया। तो वो लड़की कही कि सर मेरा घर तो दाऊद नगर है, दाऊद नगर से मैं आई हूँ। हमें अच्छी बात है और सराहनीय है, कुछ पढ़ो। पढ़ने के नाम पर जो हिंदी में है नानी मरना मुहावरा, उनकी नानी मरने लगी। नहीं सर पढ़ेंगे नहीं, हम तो आई कार्ड के लिए आए थे। ये हालात है। तो जहाँ सब विषय का पढ़ाई का शून्य है, उसमें अगर हिंदी विभाग में इतनी सक्रियता है, और इनकी सक्रियता से मैं एवरीडे वाकिफ रहता हूँ। जहाँ यह है तो ये एक तलहटी पर बाल उगाने जैसा मुहावरा चरितार्थ होता है, और इसमें सभी शिक्षकों का योगदान है। उसमें करुणानिधि जी आकर और 4 चांद लगा दिए हैं। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये वैसी नौकरी छोड़कर व्याख्याता बनना पसंद किए जहां प्रेमचंद जी का प्रेमचंद जी का नमक का दरोगा वाली कहानी याद आती है, उसको छोड़कर इन्होंने आया। मुशाहरा तनख्वाह को दूज के चांद होते हैं, प्रतिदिन की आमदनी ही नौकरी होती है, वैसी नौकरी छोड़कर आए हैं। तो इन्होंने हिंदी विभाग को तो और आगे बढ़ाने का श्रेय लिया है। इन सब के साथ सभी शिक्षकों को ऐसी सक्रियता बनी रहे, ऐसे कार्यक्रम करते रहें, इसकी शुभकामना। और छात्रों से आज एक मेरा अनुरोध है, बच्चे पुस्तक पढ़ना, पत्रिका पढ़ना भूल गए। सारी दुनिया वो समझते हैं मोबाइल ही है, ये आदत छोड़िए। अब ये स्थिति है, आप गया में सुने होंगे साहित्य सदन बड़ी अच्छी पुस्तक की दुकान थी, वो बेचारा किताब दुकान बेचकर बेंगलोर चला गया। कहा कि यहाँ तो कोई टेक्स्ट बुक खरीदता ही नहीं है, बिकती ही नहीं है। हम लोग ट्रेन पर जाते थे तो पत्रिका देखते थी, माया है तो इंडिया टुडे है, ये अब तो कुछ वो बिकती नहीं है। सारे लोगों को देखो तो मोबाइल में टकटकी लगाए हुए हैं, पता चला कि उतरना है बेला, उतर गए मखदूमपुर चले गए, ये हालात है। तो इस तरह के एक्टिविटी से आप दूर रहिए, खासकर हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों। पत्रिका पढ़िए, लेखनी लिखिए, जिससे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग हर शिकार दीर्घिकार का ज्ञान होगा। बहुत जगह जाने का मौका मिला है। विद्यालय में हिंदी के शिक्षक भी शुद्ध से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का उच्चारण नहीं कर पाते, और मैं आज ट्विंकल के भाषण में खोज रहा था कि कहीं एक आध इसमें गलती मिले, फिर मुझसे नहीं मिला। मेरी थोड़ी आदत है
थोड़ी आदत है, बहुत हिंदी का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हाई स्कूल तक कुछ गुरुजी इतना बताए हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा को थोड़ा पकड़ लेते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। तो बच्चों को टोका करता हूँ कभी कभी, लेकिन आज इसमें मौका नहीं दिया। और इसकी लेखनी पत्रिका पुरस्कार जो मिला है उसके लिए तो इसको अलग से बधाई। इन सब शब्दों के साथ आप सब बच्चों को, अच्छा एक चीज और, आज हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है हिंदी के विद्यार्थी, आप लोग को है जानकारी? क्यों बताइए तो, क्यों ही आप बताइए, कोई नहीं जानते। पेपर भी, न्यूज पेपर भी पढ़ा करो, आज पूरा न्यूज पेपर में है। अब बोलो क्या जानते हो? हाँ, कब? 14 सितंबर 1949 में इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बहुत विरोध, हमारी भारत की जो संस्कृति है बहुत भाषाओं से लगा हुआ है, कुछ लोगों को था, तो उतना में नहीं। आज लेख पढ़िए, आज ठीक है प्राचार्य तो नहीं, तो पढ़िए, तो ये सब की जानकारी होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को कहता हूँ, हिंदी वाले विद्यार्थियों, इंजीनियरिंग से ज़्यादा ये कॉमर्स में आपका व्यवसायिक नौकरी जॉब के और ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। अभी हिंदी पढ़ने वाले मिल नहीं रहे, प्रतिदिन हमेशा न्यूज में आता है हिंदी इंग्लिश के टीचर का सीट नहीं बन रहा, और बिहार छोड़ के दूसरे जगह जाइएगा तो बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। मेरे कई विद्यार्थी की शादी हो गई इंजीनियर से, चली गई बेंगलोर, हिंदी की जानकारी है, वहाँ हिंदी टीचर, अगर यहाँ का थोड़ा सा भी आपके 25% भी हिंदी का ज्ञान है, वहाँ के लिए बहुत बड़ी है। बढ़िया से टीचर में काम कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमेशा हर जगह मिलता है, अच्छे हिंदी के टीचर साउथ में ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलते हैं, सारी जगहों पर वैकेंसी है। इसलिए हिंदी पढ़ना तौहीनी नहीं है, समाज में ये भी है। कोई आया गलती भी अंग्रेजी अगर बोल रहा है तो उस पर आप टक की आंख से देखने लगते हैं, अरे कहाँ से बड़ा विद्वान है, उसका जब एक भी सेंटेंस सही नहीं रहेगा, लेकिन हम लोगों की भावना है कि बड़ा पढ़ा लिखा है ये तो अंग्रेजी में फुट बोल रहा। ये नहीं, आप हिंदी बोलकर अपने को हीन भावना से नहीं समझे, अपने को गौरवान्वित समझे, और तभी हिंदी का विकास होगा। इन सब शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, हार्दिक बधाई, पुनः बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भी एक मूल मंत्र दिया है, बच्चों को कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर के आशंका बनी रहती है। ही दृष्टि से जिनको जानकारी नहीं है, वो जो नहीं जानते कि हिंदी की जो सीमा है वो उसका कोई अंत नहीं है। नौकरी की दृष्टि से भी फिलहाल अभी जितने भी सिविल सर्विस के जो भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है, अक्सर हम अखबारों में देखते हैं कि जिसका टॉप किया उसका ऑनर्स हिंदी था। तो इस दृष्टि से भी हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। नौकरी की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से हिंदी का साहित्य काफी समृद्ध है, और साहित्य आपको जीने की दृष्टि प्रदान करता है। इस स्तर से देखें तो आप हिंदी की अवहेलना या उसे अनदेखा नहीं कर सकते। इसी कड़ी में हमारे यहाँ उपस्थित है अंग्रेजी विभागाध्यक्ष अरविंद सर। मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप बच्चों को आगे बढ़ने में जो भी आपको उनका कीमत बढ़ा सकता है, उनका बढ़ा। मंचासीन अतिथिगण,
हमारे प्राचार्य प्रोफेसर दीपक कुमार जी, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद जी, अग्रणी पंक्ति में बैठे हमारे शिक्षक वृंद, छात्र एवं छात्राओं, आज हिंदी दिवस के मौके पर हम एकत्रित हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसमें हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। जरा हम कल्पना करें कि हमारी मातृभाषा, हमारी हिंदी कल से नहीं रहे, कल आपको ये एहसास हो, एक फरमान आ जाए सरकार का कि कल से सारी कक्षाओं में आपको जर्मन भाषा में पढ़ाई की जाएगी, आप कैसा महसूस करेंगे? आपको लगेगा सब कुछ खोया खोया नहीं। जो अपनापन का भाव हिंदी विभाग ने जताया है और उसकी परिणति है कि अब इतने छात्र उपस्थित हैं। ऐसे छात्रों के, वीरेंद्र जी ने कहा यहाँ छात्रों के अकाल नहीं, अब इस साल अकाल भी है, मानसून की बारिश कम हुई है, हमारे यहाँ भी छात्रों का अकाल है। ऐसे अकाल में भी इतने छात्र उपस्थित हैं, तो ये हिंदी के कारण, मातृभाषा के कारण ही जुड़ा हुआ है और इसी की परिणति। ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता जितेंद्र भट्ट साहब हैं यहाँ पर और आप सब सुनेंगे उनका। कारजानंद जी की कविताओं को हम सुने। तो मैंने कहा हिंदी हमारी भावों की अभिव्यक्ति है, चूँकि यह मातृभाषा है और हिंदी हमें जोड़ती है। हम इस दृष्टिकोण से आज हिंदी दिवस को मनाएं जो हमें जोड़ती है यह भाषा। जरा आप कल्पना करें कि हमारे पूर्वज जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, जेलों में कैद थे वो, अगर मातृभाषा नहीं होती, हिंदी भाषा नहीं होती, तो एक दूसरे से नहीं पुर्जा पर लिखकर भी अपनी स्थिति की अभिव्यक्ति दूसरे जगह नहीं भेज पाते। तो ये संवाद का आदान प्रदान जिसके कारण क्रांति में और निखार आई, वह भी हिंदी के कारण है। सो हिंदी हमारी भाषा एकता की परिणति है। अगर ये नहीं रहती तो हम स्वतंत्र नहीं हो पाते। इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी कहानी के भाव को और उसके पाठ को उद्धृत करना चाहूँगा। मैं एक लेख पढ़ा था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास रूस के छोटे से भाग पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। वहाँ प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक अपनी कक्षाएं ले रहे थे। पीछे की पंक्ति में, कतार में कुछ गार्जियन भी बैठे थे। आज वो शिक्षक सेरिमोनियल ड्रेस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, बड़ा कोई फंक्शन वाला ड्रेस पहन कर आए थे। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि आज वर्ग चल रहा है और पीछे की पंक्ति में कुछ अभिभावक भी बैठे हैं और हमारे शिक्षक भी बड़े ही सुसज्जित होकर आए हैं इस मंच पर, शिक्षण मंच पर। आश्चर्य हो रहा था। घंटी लगी, शिक्षक ने अपना वर्ग संचालन किया और उसके बाद जो उन्होंने कहा उसको जानने के बाद लगा कि बच्चों और अभिभावकों के पैर के तले की जमीन खिसक गई। और वह जमीन कैसे खिसकी? उस शिक्षक ने पढ़ाई कक्षा संचालित करने के बाद उन्होंने
उन्होंने संचारित किया, बात को रखा कि कल से मैं इस कक्षा में, इस विद्यालय में रशियन भाषा का मैं शिक्षक हूँ, मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि कल से जर्मन सरकार का फरमान आ गया है कि कल से आपकी कक्षाएं जर्मन भाषा में लगेंगी। कहानीकार लिखता है और वो शिक्षक बतलाते हैं। अच्छा है, उनका आधिपत्य हम पर हो गया है, वो हम पे शासन कर रहे हैं, इसलिए अपनी भाषा को उन्होंने हम पर लाद दिया है। लेकिन क्या वे हमारी पक्षियों को भी, वे हमारे पशु पक्षियों को भी रशियन भाषा बोलने से रोक सकेंगे? वे नहीं रोक सकेंगे। तो उसी तरह हमारा देश भी, हमारा मुल्क भी, यहाँ पर भी कई तरह के शासक आए और लोगों ने शासन किया, लेकिन यह भाषा हमें जोड़े रखी है। इसी भाषा की परिणति है कि हम स्वतंत्र हुए हैं। इसलिए इस भाषा में अपनी भावों की अभिव्यक्ति हम हमेशा जारी रखें। आज हिंदी दिवस के दिन कम से कम हम यह प्रण लें कि आज हम तत्सम शब्दों का ही व्यवहार करेंगे और खरी हिंदी में ही बोलेंगे, मगही छोड़ेंगे नहीं। और कम से कम आज के दिन, और विशेष रूप से महाविद्यालय, विद्यालय के कैंपस में जो हम गार्जियन हैं, तो हमारा यह दायित्व बनता है कि कोई भी बच्चा अगर परिमार्जित हिंदी नहीं बोल रहा है, हम इंग्लिश के टीचर हैं, हम अपने कॉरिडोर्स में अगर बच्चे को देखें कि वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल रहा है, तो हम रोकते हैं। तो भाषा में मिलावट नहीं हो, उसको रोकने का दायित्व हमारा भी है। कैंपस के अंदर ऐसा नहीं है कि गया के गली की भाषा हमारे यहाँ आ जाए, तो अपनी मातृभाषा को सुरक्षित रखने का, संचारित रखने का भी दायित्व हमारा है। विशेष रूप से मैं आनंद जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा और साथ ही साथ ये कहूंगा कि हिंदी विभाग ऊपर है और अंग्रेजी विभाग नीचे है। ऐसा नहीं है कि आप जो है आप ये समझें, जो आम लोग समझते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी में काफ़ी विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसी बात नहीं है। भाव जहाँ चलते हैं, भाषा में अंतर हो सकता है, भाव तो एक ही है। आप जानते होंगे क्या टी.एस. इलियट का स्टाइल, W.B. येट्स की कविताएं लिखने की जो प्रवाह 20वीं सदी में उन्होंने जो नई सिंबॉलिक स्टाइल को दिया, और उसको हिंदी साहित्य के सारे कवियों ने, अभी मैं काव्यानंद जी की कविताएं सुन रहा था, कहीं न कहीं वही इवेसिव पैटर्न W.B. येट्स और T.S. इलियट वाली दिखलाई पड़ रही थी। तो स्टाइल हम एक दूसरे से गौरव करते रहते हैं। एक समय था कि जब हमारे गुरुजन लोग थे, तो इस संदर्भ में मैं डॉक्टर R.K. सिन्हा का नाम, जो पटना विश्वविद्यालय के मूर्धन्य अंग्रेजी विभाग के शिक्षक थे, और उस समय में हिंदी विभाग में भी पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। तो हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले में कंपटीशन रहता था। हिंदी वाले भी अंग्रेजी के किस साहित्यकार की कौन सी पुस्तक निकली और कौन पहले पढ़ लेता है, ये लोगों में प्रतिद्वंदिता थी। इसलिए भाव से हम एक हैं। हम हंसते हैं हिंदी में, हम रोते हैं हिंदी में, हम खाते हैं हिंदी में, हम चलते हैं हिंदी में। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने अच्छा हाँ, अब मैं पाली विभाग से सर हैं रविंद्र पाठक।
सर मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। क्षमा करेंगे सर। हाँ, हिंदी दिवस की बधाई दें। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, हमारे प्राचार्य महोदय, बाकी आगे सामने सहकर्मी लोग और बच्चों, भाई अरविंद कुमार सुनील जी ने मुझे मजबूर कर दिया। अब मैं एक प्रकार से प्रतिक्रिया में यहाँ उपस्थित हूँ। मैं पालिका अध्यापक हूँ, लेकिन मैं अपने एक अग्रज के आदेश से नियमित रूप से कुछ न कुछ रोज लिखता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया में जाए या सोशल मीडिया में जाए। ये मेरा सिलसिला आज करीब 40 साल से चल रहा है। ये भारी संकट है। तत्सम शब्दों के प्रति इतना समर्पित होने का। मैं रोज सुधरता हूँ क्योंकि मैं संस्कृत और पाली और पुरानी भाषाओं का आदमी हूँ। सुविधाजनक है तत्सम के लिए, लेकिन जब तक तद्भव देशज के प्रति अगर हमारा हृदय उदार नहीं होगा तो हिंदी नहीं बचेगी और कुछ भले हो जाए। ये ऐसा संकल्प करवाइएगा बच्चों से, ये मत कराइए। दूसरी बातें कि हिंदी के लिए जितने संगठन हैं, उन संगठनों पर हिंदी साहित्य वालों का पूरा आधिपत्य और कब्जा है। हिंदी में दूसरे जितने सृजन हो रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, उसने वो लगाते ही नहीं है कि वे भी हिंदी का काम कर रहे हैं, चाहे वो गया का हिंदी साहित्य सम्मेलन हो या कहीं का भी। लेकिन आपकी रोजी रोटी, आपकी स्वीकृति केवल साहित्य से नहीं चलेगी। साहित्य तो आधार है ही, व्याकरण भी है। हिंदी व्याकरण पे, लिपि पे काम होना लगभग बंद हो गया था, या कंप्यूटर की मजबूरी में शुरू हुआ है, नहीं तो काम ही बंद हो गया था। गया में एक आदमी है बेचारा, वो कभी व्याकरण का प्रश्न उठाता है। एक सवाल छोड़ के जाऊंगा, जवाब नहीं दूंगा। आप लोग सोचिएगा कितना संकट है। लेकिन हिंदी भाषा में विभिन्न विषयों के, विभिन्न विधाओं के जो लेखन हो रहे हैं, और हिंदी में आज की चुनौतियों को देखते हुए, जिसे जैसे अंग्रेजी में क्रिएटिव राइटिंग कह रहे हैं, वह उस तरह का जो सृजनात्मक लेखन है, जो आज की ज़रूरत और आज की उपयोगिता है, यदि आपकी दक्षता उसमें नहीं होगी तो रोजी रोटी का मामला केवल शिक्षक बनने से, शिक्षण संस्थान से काम नहीं चलेगा। हिंदी की वह शैली और उस क्षेत्र में आपको जाना होगा। समय मैंने ज़बरदस्ती ली है, इसलिए मैं चुप होता हूँ और आप लोगों की मंगल कामना करता हूँ। एक सवाल छोड़ जाता हूँ, हिंदी के लोग सोचें। व्याकरण में, बाकी सभी भाषाओं में 2 भाग वाक्य खंड बताए जाते हैं। एक सब्जेक्ट अंग्रेजी के हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। संस्कृत पाली वाला नहीं बोलूँगा, नहीं तो रहस्य खुल जाएगा। और हिंदी में क्या किया, वाक्य के, आप लोग मिला लीजिए, वाक्य के 2 भाग हैं। क्या नाम दिया, अंग्रेजी वालों ने सुधार लिया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी हटा लिया, सरल कर दिया, नेम एंड वर्ब। हिंदी में उद्देश्य और विधेय, क्या इसमें कोई संगति कभी है? जरा विचार करके सोचेंगे सभी लोग, और कहाँ भूल हुई जरा पकड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
एक निवेदन मैं कर लूँगी, ये आपके लिए कह सकती हूँ कि खास करके विद्यार्थियों को शायद मोटिवेट करेगा। वो बात ये है कि अगर आप ऊब रहे हैं तो बिल्कुल भी ऊबिए मत, हालांकि उबकाहट दिख नहीं रही है कहीं। सही है, सही है। और आप लोगों से निवेदन है कि अब कार्यक्रम बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, तो कृपया धैर्यपूर्वक अभी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर जितेंद्र वत्स सर, अब उनको सुनने का समय आया है। बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे उनको सुनने का। सर अब क्या वहीं पर से बोल रहे हैं सर? स्वागत है सर, स्वागत है। इस सभागार में उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, हिंदी विभागाध्यक्ष श्री आनंद कुमार सिंह जी और मंच पर उपस्थित कर्मानंद जी, हिंदी विभाग के और जो हमारे यहाँ मित्र मंडली हैं जिसमें अभय जी हैं, सोनू अन्नपूर्णा है, श्रीधर जी हैं और गोलोक बिहारी जी भी हैं। तो असल बात मिलना जुलना अब कम होता है ना, या नहीं होता है तो भूल जाती है बात। और यहाँ जो अन्य विभागों के शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन सबों के बीच आज उपस्थित होने का अवसर मिला है। दरअसल अवकाश प्राप्त किए हुए 4 साल हो गए और इन 4 सालों से जो मेरा बोलने का अभ्यास है वो सारा समाप्त हो गया। जो हमने पढ़ा था, जो गुना था, वो सब का सब आकाश में उड़ गया, हवा हो गया। तो बोलने को अब कुछ रह नहीं गया हम लोगों के पास। अब सिर्फ आशीर्वाद ही देने के लिए हम लोग आते हैं। आज जो कार्यक्रम है वो उस कार्यक्रम को मैं 2 आयामों में समझ पा रहा हूँ। एक तो हिंदी दिवस के अवसर पर इस पत्रिका का लोकार्पण, तो लोकार्पण महत्वपूर्ण है न कि हिंदी दिवस महत्वपूर्ण है, मेरी समझ में जो बात आती है। तो वैसे भी हिंदी दिवस अब रटते 42 वर्ष हो गए हम लोगों के, और जो शुरू किया था पहले से वो हिंदी बढ़ते बढ़ तो गई, लेकिन उसमें भटकाव भी कम नहीं है। मैं इस लोकार्पण पर बाद में आऊँगा। थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास अब समय कम होगा, बैठे बैठे उब गए हैं। हमारे प्राचार्य महोदय को भी अपना कार्यालय में उपस्थित होना है। देखिए, हिंदी बहुआयामी हो गई है, बहुत बड़ी है हिंदी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अलग अलग हिंदी है। सिर्फ ये जो परिमार्जित हिंदी की, परिनिष्ठित हिंदी की बात की जाती है, वो हिंदी साहित्यिक हिंदी है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी हिंदी है वो विविध आयामों में विभाजित हो चुकी है। व्यावसायिक हिंदी है, प्रायोगिक हिंदी है, अब बैंकिंग शब्दावली है, बैंकिंग हिंदी है, वाणिज्यिक हिंदी है। तो अलग अलग उसके आयाम हैं और वो विकसित होते जा रही है। लेकिन जहाँ तक भाषिक हिंदी की बात है और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाना जितना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद से अब तक हिंदी को जिस राजभाषा के पद पर पदासीन होना था आज भी नहीं हो सकी। हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि ये नई सरकार आएगी
तब शायद कुछ ज़्यादा होगा। कुछ हो तो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है जो हो जाना चाहिए था। थोड़ा कटु सत्य हो सकता है कि 1965 तक हिंदी को राजभाषा घोषित हो जाना चाहिए था। ये कमिटमेंट था, संविधान सभा का ये निर्णय था, जो संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में काम कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, हिंदी के साथ राजनीति होती रही। दक्षिण के प्रदेशों ने हिंदी का विरोध किया। कांग्रेस को सत्तासीन होना था, उसने कभी हिंदी के प्रति वो निष्ठा दिखाई ही नहीं जो दिखाने की जरूरत थी। आज भी जो कांग्रेस की नीति, देखिए इससे ये नहीं समझा जाए कि मैं किसी दल विशेष का सदस्य हूँ, ऐसा है नहीं, न कभी थे, न हैं, न रहेंगे। क्योंकि अगर दल विशेष के सदस्य हैं तो आपकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, अत्यंत सीमित। आज भी आप देखिए टीवी पर विज्ञापन हम देख रहे हैं, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो हिंदी के प्रति आज भी ईमानदार नहीं है। राजस्थान सरकार की विज्ञापन देख रहे हैं, दिल्ली सरकार का विज्ञापन देख रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल बढ़ाओ, अंग्रेजी पर फोकस है। ये कांग्रेसी सरकार अंग्रेजी पर फोकस, अंग्रेजी विद्यालय, जहाँ शिक्षा हिंदी में दी जानी जरूरी थी उसको ये कह रहे हैं अंग्रेजी विद्यालय। अब उसी में चमत्कृत हैं अभी भी। ये 70-75 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी इस कदर हावी है कि वो हमें गुलामी से मुक्ति होने ही नहीं देती। अब हालांकि ये सरकार नई शिक्षा नीति में कुछ जो बदलाव आया है उसमें है कि जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो अब हिंदी में पढ़ाए जाएंगे। अब पता नहीं इस सरकार को क्यों अब ये नज़र आ रही है बात। पहले भी भाजपा की सरकारें थी, राज्यों में थी, केंद्र में नहीं थी लेकिन राज्यों में थी, लेकिन उस समय तो कोई राज्य ऐसा नहीं कर सका। हम लोग स्वयं, मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हम लोग जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते थे तो हिंदी में पढ़ते थे, सारी शब्दावली थी हिंदी में। अब इनको फिर से ज़रूरत पड़ रही है कि हिंदी में हम जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उसकी शब्दावली कहाँ से लाएं। सब कुछ है, पता ही नहीं है कि शब्दावली थी भी, पढ़ाई हो रही थी, हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो रही थी। कुछ अंग्रेजी पसंद जो लोग थे वही लोग भले पढ़ाई करवा रहे थे अंग्रेजी में, लेकिन हम लोगों ने तो हिंदी माध्यम से स्नातक किया। अब फिर अंग्रेजी हावी होने लगी। तो ये एक तो ये बात है कि अंग्रेजी आज इस तरह से मानसिक रूप से आच्छादित है, जैसा कि सर ने कहा, टूटी फूटी अंग्रेजी भी कोई बोले उसको विद्वान मान लिया जाता है। लोग समझते हैं बहुत काबिल है, और कोई शुद्ध हिंदी बोल दे तो लोग कहेगा कि का अंग्रेजी बुक ही था। परिस्थिति यही है, हीनता बोध अभी भी है। सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में आज जितना रोजगार का अवसर है उतना कभी नहीं था। 147 देशों में 147 देशों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है, और वहाँ हिंदी शिक्षकों की जो मांग है उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। अब ये नहीं है कि खाली हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी के शिक्षक बनेंगे, हिंदी के प्रोफेसर बनेंगे। अरे भाई, आपके सामने अब अनुवादक बनने का अवसर है, आपके पास जनसंपर्क पदाधिकारी बनने का अवसर है। हर जगह, हर बैंक, हर जगह हिंदी अधिकारी का पद है। वो सिर्फ हिंदी वालों के लिए है, दूसरे वालों के लिए नहीं है। तो हिंदी का स्कोप बढ़ा है।
और इसलिए अगर रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो हिंदी का आज महत्व बहुत बड़ा है। सिर्फ लाभ उठाने की ज़रूरत है और कोई बात नहीं है। अब दूसरा जो आयाम है आज का, जो ये अवसर है लोकार्पण वाला, तो बहुत अच्छा संयोग है और उसकी प्रशंसा मैं भी करना चाहता हूँ कि हिंदी विभाग द्वारा, हिंदी के विद्यार्थियों द्वारा और हिंदी में पत्रिका का लोकार्पण किया जाना, ये एक ऐतिहासिक कदम है। एक ऐतिहासिक कदम है और इस महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी सक्रियता की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। और जो पत्रिका आई है, ऐसा देखने से लगता ही नहीं है। उसका आप गेटअप देखिए, उसका मुख्य पृष्ठ देखिए, उसका कागज देखिए, उसका एडिटिंग देखिए, तो लगता नहीं है कि किसी नौसिखियों ने ये काम किया है। तो ये काम जो यहाँ हुआ है, शायद इससे प्रेरणा और भी कॉलेज लें तो अच्छी बात होगी। साज सज्जा, इसका जो बाह्य कलेवर है, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी इसको पूरा पढ़ा नहीं गया है। हाँ, कुछ चीज़ों पर थोड़ी आपत्ति जरूर लगी। अब हम भारतीय संस्कृति और साहित्य की विरासत को मानते हैं। पहली रचना इसमें वो नहीं है जो होना चाहिए। आलोचना इसलिए हम कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव थे इसी कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र नारायण चौधरी, हमारे गुरुदेव रहे। वो कहते थे कि अगर किसी साहित्यकार को मार देना हो, गिरा देना हो, तो उसकी इतनी प्रशंसा कर दो कि उसका साहित्यकार मर जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए और इस दृष्टि से ट्विंकल लक्षिता की तारीफ हम ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको अभी सीखना है। जहाँ पहुँची है वहीं हिंदी नहीं है। हिंदी का भी इन लोगों को विकास करना है। अपने अंदर जो सृजन शक्ति है उसका भी विकास करना है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ हम पहुँच गए वो चरम है, ऐसा नहीं है। शुरुआत है और शुरुआत इतनी अच्छी है तो जो उसका आगामी प्रयास होगा और भी बेहतर होगा। मैं समझता हूँ और भी बेहतर हो। और इसी आशीर्वाद के साथ आप लोगों की जो उपस्थिति है, उबाऊ उपस्थिति, उसको देखते हुए मैं इन सबों को आशीर्वाद देते हुए, इन बच्चों को ये पत्रिका दीर्घजीवी होए, ये कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी कही हुई बातों को हम अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कार्यक्रम की इसके आगे की जो रूपरेखा है वो मैं बता देती हूँ। इसके बाद जो अगला पड़ाव कार्यक्रम का जो है वो यह है कि हिंदी विभाग से कुछ बच्चों का नाम चयन किया गया है, जिनको कि पुरस्कार दिया जाएगा उनके बेहतर कार्य के लिए। और उसके बाद एक 10 मिनट का छोटा सा नाटक बच्चों ने तैयार किया है। तो पुरस्कार या जो भी सम्मान समारोह है, इसके बाद आप लोगों
पीने की जो कुछ चीज़ें मंगाई गई है हल्की फुल्की, उसका वितरण होगा। उसी के साथ आप नाटक का लुत्फ उठाएंगे। फिर लास्ट में हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ेंगे। तो अभी मैं मंच राहुल ओके कोई बात नहीं। अभी मैं मंच एक अन्य छात्र को सौंपने वाली हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र है वो राहुल कुमार। अभी मंच संचालन वही करेगा, किसी कारणों से आ रहा है वो 1 मिनट में। इस बीच में मैं कोई बात नहीं, शायद उसको भी पता नहीं था कि उसी की बारी है। खैर कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। इस बीच में हाँ, तो राहुल आप इधर आए। यही है राहुल जो भी मंच संचालन करेंगे। राहुल, मैं आपको मंच सौंप रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पिंगल जी। मंच पर विराजमान आदरणीय अतिथिगण, गया महाविद्यालय गया के माननीय प्रधानाचार्य महोदय, हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आनंद सर, मैं आप सबों को सादर प्रणाम करता हूं और प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी विशिष्ट गणमान्य विभूतियों को सादर नमन करता हूं और इस सभागार में उपस्थित गया महाविद्यालय गया के समस्त छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में और हिंदी विभाग के द्वारा प्रथम पत्रिका ज्ञानवर्तिका के लोकार्पण के उपलक्ष्य में। हिंदी विभाग के द्वारा ज्ञानवर्तिका जैसी पत्रिका का जो विमोचन है वो प्रशंसनीय है, बधाई योग्य है। और इससे ये पता चलता है कि हिंदी विभाग के गुरुजनों ने, हिंदी विभाग के विद्यार्थियों ने मेहनत की है और अपने विभाग में सकारात्मक माहौल बनाने की पूर्ण चेष्टा की है। और हिंदी विभाग के सभी गुरुजनों ने अपने छात्रों में आत्मविश्वास की अनंत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज हिंदी विभाग गया महाविद्यालय गया में अपना विशिष्ट और एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों, आज हिंदी विभाग संपूर्ण महाविद्यालय में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और यदि गया महाविद्यालय में ग्रेड A1 का किसी को अधिकार है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, तो अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदी विभाग को है, इसमें कोई संशय नहीं। अब मैं मंच संचालन के प्रारूप को आगे बढ़ाते हुए आप सबों को लिए चलता हूं पुरस्कार वितरण की कड़ी में। आज हिंदी विभाग ने अपने उन विद्यार्थियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी मेधाविता और अपनी क्षमता की बदौलत हिंदी विभाग को और गया महाविद्यालय को मान सम्मान को उन्होंने बढ़ाया है और उसे गौरव प्रदान किया है। इस कड़ी में पहला नाम है सुमन कुमारी का। सुमन कुमारी हिंदी विभाग गया महाविद्यालय गया में अध्ययनरत स्नातक प्रथम वर्ष 2021 से 24 सत्र की छात्रा हैं। आप एक अच्छी धाविका हैं और धावकी के क्षेत्र में आपने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प की बदौलत एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेकर 400 मीटर एवं 800 मीटर की लंबी दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है और मधुपुरा में क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भाग लेकर आपने प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्राप्त किया है। हाल ही में 88वीं बिहार राज्य स्तरीय जूनियर एवं सीनियर प्रतियोगिता में 200 मीटर की लंबी दौड़ में इन्होंने भाग लेकर कांस्य पदक जीता, जो हमारे विभाग के लिए और हमारे महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है। और सुमन उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा है
जो अपने आप को शारीरिक रूप से कमजोर और लाचार समझती हैं। सुमन ने उनको प्रेरणा दी है कि अगर एक बार किसी भी चीज को मन में ठान लिया जाए तो जरूर किया जा सकता है और लक्ष्य को जरूर प्राप्त किया जा सकता है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए दूसरा नाम है रविशंकर कुमार का। रविशंकर कुमार यहाँ तक आएंगे। रविशंकर कुमार हिंदी विभाग गया महाविद्यालय गया में अध्ययनरत स्नातकोत्तर 3rd सेमेस्टर सत्र 2018 से 20 के छात्र हैं। आप फोटोग्राफी के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं। आपने कई बार विभागीय कार्यक्रमों में रोचक और आकर्षक तस्वीरें देकर विभाग के कार्यक्रमों में अपनी एक अहम भूमिका अदा की है, जिससे आपकी बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है। हिंदी विभाग और महाविद्यालय की ओर से रविशंकर कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए तीसरा नाम है उस छात्रा का जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी दृढ़ संकल्प और अपनी कार्य कुशलता की बदौलत संपूर्ण महाविद्यालय में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। उनका नाम है ट्विंकल रक्षिता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, आभार और अभिनंदन व्यक्त करें। ट्विंकल रक्षिता हिंदी विभाग गया महाविद्यालय गया में अध्ययनरत स्नातक प्रतिष्ठा 2य वर्ष की छात्रा हैं, जो 2019 से 22 की छात्रा हैं। आपने हमेशा विभागीय कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और विभाग में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए आप हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। आपने अपनी प्रतिभा एवं क्षमता की बदौलत महाविद्यालय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपको कला, नृत्य और साहित्य के क्षेत्र में रुचि है। हाल ही में आपकी कहानी एक चट्टान गिरती है खामोशी की नींद में के लिए हंस पत्रिका के द्वारा आपको राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जो हमारे महाविद्यालय के लिए, हमारे हिंदी विभाग के लिए, हमारे गया जिला के साथ साथ संपूर्ण बिहार प्रांत के लिए बड़ी उपलब्धि है और ये गौरव की बात है। हिंदी विभाग और महाविद्यालय इन सभी छात्र छात्राओं को आभार, धन्यवाद देता है और अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। दोस्तों, आज आप सबों के समक्ष जिन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है, ये वो हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प की बदौलत अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और जीवन में हमेशा संघर्ष, परेशानियां, चुनौतियां लगी रहती है। APJ अब्दुल कलाम आजाद की एक किताब है, उसका नाम है द विंग्स ऑफ फायर। उस किताब में कलाम जी ने लिखा है कि पर्वतों की चोटियों पर उतरने से पर्वतों पर चढ़ने का हुनर प्राप्त नहीं हो जाता। पर्वतों पर चढ़ने के लिए, उसके हुनर को प्राप्त करने के लिए आपको पहाड़ की चट्टानों से होकर गुजरना पड़ेगा, अर्थात आपको जीवन पथ की समस्याओं से जूझना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा। जिस दिन हम जीवन पथ की बाधाओं के समक्ष विशाल वट वृक्ष की भांति खड़े हो जाएंगे और चुनौतियों के सामने दो हाथ करने के लिए तत्पर और तैयार हो जाएंगे, उस दिन हम जीत जाएंगे और उस दिन हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। अब मैं मंच संचालन की जिम्मेवारी पुनः ट्विंकल रक्षिता जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद। ये तीनों पुरस्कार शक्ति, कला और चेतना के लिए था। मैं केवल चाहता हूँ कि बच्चों के भीतर खोया हुआ जो मन है, वो जो चेतना है, वो किसी तरह से अभी प्रोत्साहित करने का प्रयास करता हूँ कि धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैं उतना नहीं हूँ, गुस्सा भी मुझे बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बेहतर आता है। लेकिन मैं गुस्सा भी नहीं करता कोई अपने बच्चों को। आप हमसे जो माना चाहे पा सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि निरंतर आप लोगों का प्रयास होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। आज हम जो भी हैं या हिंदी विभाग आज इस मुकाम पे पहुंचा है, वो आप ही की बदौलत और विभाग के अन्य शिक्षक के बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं केवल 1 मिनट का समय लूँगी अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों द्वारा सम्मान दिया गया है।
और ये सम्मान मुझे जिसलिए मिला है जिस कहानी के लिए, उस कहानी को लिखवाने में श्रीधर सर का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही विभाग के अन्य शिक्षक भी खास तौर पर अभय नारायण सर, वो मजेदार अंदाज में जिस तरह से गलतियों को सुधार देते हैं उसके हम सभी कायल हैं। और इस कहानी को मुझे लिखवाना, पत्रिका में भिजवाना, और सबसे पहले श्रीधर सर ने घोषणा कर दी थी, जिस समय मैंने कहानी लिखी थी उसी समय सर ने घोषणा कर दी थी कि आप हंस में भेजिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको हंस कथा सम्मान मिल के रहेगा। इसके गवाह सभी लोग हैं। तो बहुत बहुत आभार सर। आज मैं जो भी हूँ, बाकी बच्चे जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षकों द्वारा गढ़े गए हैं। खासकर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं शिक्षकों द्वारा गढ़ी गई हूँ, खास करके मेरे नाना नानी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के दौर में जहाँ की अभी भी समाज लड़कियों के प्रति इतना उदार नहीं हो पाया है, ऐसे दौर में मुझे इतनी आज़ादी मिल रही है कि मैं घर से दूर हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसके लिए नाना नानी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी करूँगी उनमें उनकी भागीदारी की ज़रूरत और इनके सहयोग की ज़रूरत, आप शिक्षकों के सहयोग की ज़रूरत मुझे हमेशा पड़ेगी और हिंदी विभाग के बच्चों को हमेशा पड़ेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो एक छोटा सा नाट्य मंचन है। मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी अतिथि हैं वो नीचे मंच से नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लें और राहुल ज्ञान स्टेज साफ करवाइए, नीचे करवाइए।